कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांग ज्योतिष विभागः तथा च रत्नागिरी स्थित भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन केंद्रम इति रत्नागिरी उपकेंद्रम एवं च रत्नागिरी स्थित गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागः इत्येतेषां संयुक्त तत्त्वावधाने प्रचालितस्य एकस्य प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य भारतीय कालगणना इति विषयाधिकृत्य चालितस्य पाठ्यक्रमस्य समापन समारोहे उपस्थितानां सर्वेषाम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् प्रसंगे अत्र उपस्थिताः अतिथयः अध्यक्षाः सर्वेषामपि अनुमत्या अहं कार्यक्रमस्य आरम्भं करोमि। कार्यक्रमस्य आरम्भः परम्परानुगुणं वैदिकमङ्गलाचरणेन भवति। मङ्गलाचरणार्थम् अहं निवेदयामि श्रीमन्तं सौरभ जोशी महोदयं कृपया। हरिः ओम्। ॐ कृणश्वराज प्रसिदन्न पृथ्वी याहि राजेवाववागुं इवेना दृष्णीमनुप्रसिदिन्द्रोणानोस्तासि सिद्ध्यरक्षतस्तपिष्टैः तव ब्रह्मासराशुया पतन्त्यनुस्पृशदृशदाशोषुजानः तपूर्गश्वग्ने जुह्वापतङ्गानसन्दितो विसृज विश्वकुल्काः प्रदिस्तशो विसृजदूर्णतमो भवापायुर्विशो अस्यादब्धः यो नो दूरे अगजगुं सोयो अन्त्यग्नेमाकिष्टे प्रतिरातदर्शीत उदधने तिष्ठ प्रत्यातनिष्पन्नमित्रागुम् ओषधात्तिग्महेते यो नो अरादिगुं सविधान चक्रे नीचादन्दक्षत सन्नशुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रतिविद्याजस्परा विष्णुष्वदैव्यान्यग्ने अवस्थिरातु नियातु शूनान्यामिमजामिं प्रमृणी शत्रूणा सते जानाति सुमदय्यविष्टयैव ते ब्रह्मणे गातुमैरता विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायोद्युम्नान्यर्यो विदुरो विद्योत। ॐ स्वस्ति। भूरिशः धन्यवादाः महोदय। अद्यतन समापन समारोहे उपस्थिताः वर्तन्ते। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः मान्याः डॉक्टर किशोर सुक्टणकर महाभागाः मुंबई विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य संचालक महोदयाः ते सन्ति। एवञ्च अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षस्थानं पूर्वं तु आचार्याः कुलगुरवः पेन्ना मधुसूदनवर्याः भूषयन्ति इति आसीत्, किन्तु कार्यबाहुल्यात् ते अत्र उपस्थिताः भवितुं नार्हन्ति इति अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षस्थानं भूषयन्ति मान्याः प्रोफेसर कृष्णकुमार पांडे महोदयाः प्राचीन भारतीय विद्यानां संकायस्य प्रमुखाः एवञ्च ज्योतिष विभागस्यापि प्रमुखाः वर्तन्ते। तेषाम् अत्र सर्वेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। तथैव अस्माकं सहयोगे येषां सहयोगे अस्माकमयम् अभ्यासक्रमः प्रचाल्यते तस्य गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य मान्याः प्राचार्याः डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयाः अपि अत्र समागताः समुपस्थिताः वर्तन्ते। एवञ्च रत्नागिरी स्थित गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुखा डॉक्टर कल्पना आठले महोदया तथा च अन्ये कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः अन्य संकाय प्रमुखाः अपि अत्र उपस्थिताः। एवञ्च अत्र भवतां सर्वेषां प्रतिभागिनामपि अहं स्वागतं व्याहरामि। गत मासे आरब्धः अयम् अभ्यासक्रमः अद्य समाप्तिं गच्छति। अस्मिन् अभ्यासक्रमे किं किं घटितम् एवञ्च अस्य अभ्यासक्रमस्य फलितं किम् इति विषये वृत्तरूपेण कथयन्ति विश्वविद्यालयस्य भारतरत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन केंद्रम इति रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य
सञ्चालकवर्याः डॉक्टर दिनकर मराठे महोदयाः अहं महोदयान् निवेदयामि यत् ते वृत्तं कथयन्तु इति। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। वाचं नस्य ददात्वनेक किरणस्त्रैलोक्यदीपो रक्ति। सर्वप्रथम मैं हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी को प्रणाम करता हूं। कार्य बाहुल्य के कारण वे इस सभा में अभी उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने हमें शुभेच्छाएं भेजी है, इसलिए उनको भूरिशः धन्यवाद। इस सारस्वत सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है मुंबई विश्वविद्यालय के रत्नागिरी परिसर के संचालक आदरणीय प्रोफेसर किशोर सुखथनकर महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानवीय शास्त्र के अधिष्ठाता वेदांग ज्योतिष विभाग के प्रमुख प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय महोदय, गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय के प्राचार्य परमादरणीय पीपी कुलकर्णी महोदय, संस्कृत विभाग प्रमुखा गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय अंतर्गत संस्कृत विभाग प्रमुखा डॉक्टर कलापिनी भालेकर आठले महोदया, प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर, विश्वविद्यालय के अन्य अधिष्ठाता, सभी विभाग प्रमुख, ज्योतिष विभाग के सभी प्राध्यापक और उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेषां कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतम। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे लगभग 45 दिन से अर्थात 14 फरवरी से चल रहे इस ज्ञान यज्ञ को हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस अभ्यासक्रम में कुल 156 प्रतिभागी पंजीकृत थे। सभी ने सोत्साह इस पाठ्यक्रम में सहभाग लिया है। इस कार्यक्रम में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली है। तो इसमें कुल मिलाकर के 156 प्रतिभागी थे, तो उसमें 131 विद्यार्थी है और 25 प्राध्यापक एवं अन्य जो ज्योतिष में आसक्त विद्यार्थी है, भारतीय कालगणना में आसक्त जो श्रोता है, तो वह उपस्थित थे। इस प्रकार 156 की संख्या है। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि भारत के विविध प्रांत से प्रतिभागी उपस्थित थे। तो बहुत सुंदर डाइवर्सिटी यहाँ हमें देखने को मिली। अंडमान से, आंध्र प्रदेश से, दक्षिण से भी और उत्तर से भी और पूर्व राज्यों से भी, पश्चिम के राज्यों से भी यहाँ पर प्रतिभागी उपस्थित रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। आप सभी ने बहुत दृढ़ता से इस कार्यक्रम को पूर्ण किया है। यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान हमने इस प्रकार से विषय रखे थे, अर्थात इस कालगणना, भारतीय कालगणना, यह नाम, सार्थक नाम हमने दिया आचार्य कृष्ण कुमार पांडेय सर ने। तो इस प्रकार से नामकरण होना चाहिए इस अभ्यासक्रम का, ऐसे हमें सूचना प्रदान की। तदनुसार हमने भारतीय कालगणना ऐसा इसका नामकरण किया। तो विशेषतः आप सभी जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत के प्रथमाध्याय अर्थात मध्यमाधिकार में एवं सूर्य सिद्धांत के अंतिम मानाध्याय में कालगणना के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। लेकिन वह एक सिद्धांत ग्रंथ है, अतः सभी का उस ग्रंथ में प्रवेश नहीं होता। अतः सभी को इस भारतीय काल ज्ञान के बारे में जानकारी हो,
जानकारी प्राप्त हो और उसका रहस्य क्या है, उसका वैज्ञानिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, इसके बारे में सबको जानकारी मिले, इसलिए हमने संपूर्ण अभ्यासक्रम की व्यवस्था की। उसमें हिस्ट्री, हमने इतिहास पर भी 1-2 लेक्चर कम से कम हमने इतिहास की चर्चा की, क्योंकि इतिहास को ठीक से जाने बिना हम ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकते। शास्त्र के इतिहास को जानने के बाद ही हम विषय में प्रवेश कर सकते हैं। अतः हमने इसी इतिहास की जानकारी दो व्याख्यानों में प्रदान की। तत्पश्चात युग इत्यादि की संकल्पना, तत्पश्चात मुख्य जो कालगणना में पंचांग कहते हैं, उसको हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग मुख्य है पंचांग के, कालगणना के। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसका सैद्धांतिक पक्ष भी बताया, इसका फलित का भी पक्ष बताया है। तत्पश्चात इसकी उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में भी स्थूल रूप में, कहीं कहीं सूक्ष्म रूप में, विस्तृत रूप में भी हमने जानकारी प्रदान की है। और अयन संवत्सर नवविध कालमान, ये जो ब्राह्मम दिव्यम तथा पितृम प्राजापत्यंच गौरवम सौरंच सावनम चांद्रम आर्क्षमानानि वै नव, इस प्रकार 9 प्रकार की जो कालमान 9 प्रकार के बताए गए हैं, ये मुख्य है ज्योतिष शास्त्र में। तो बता, ये 9 प्रकार में सभी प्रकार के मान ये कवर हो जाते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। तो इसमें कुछ व्यावहारिक मान है, कुछ अव्यावहारिक मान है, उसके बारे में भी हमने इस अभ्यासक्रम के दौरान जानकारी प्रदान की है। केवल हम काल गणना को सैद्धांतिक रूप में बताते तो ये केवल गणितीय पक्ष होता, तो यह केवल गणितीय पक्ष से ये कुछ छात्र नीरस होने की संभावना हमें दिख रही थी। इसलिए पांडे सर से जब हमने चर्चा की इस अभ्यासक्रम को आकर्षक और कैसे बनाया जाए, तो उनकी चर्चा में यह निष्कर्ष निकला कि केवल हमें शुष्क गणित को ही नहीं पढ़ाना है, अथवा केवल आकाशीय घटनाओं पर ही चर्चा नहीं करनी है। उसके साथ साथ हमें दैनंदिन जीवन में, अर्थात जीवन के जो हर एक भाग है, कुछ हमारे घटक है, हमारे संस्कार है, हमारे उत्सव है इत्यादि में ही इनका प्रयोजन है। इस काल का केवल काल को ज्ञात करने से प्रयोजन नहीं, तो उसका उपयोग कैसे हो, इसलिए हमने यह निर्णय लिया। काल के साथ सभी संस्कारों का क्या महत्व है, काल के साथ विवाह उपनयन आदि का क्या महत्व है, काल के साथ गणेशोत्सव और गुड़ी पाड़वा, उसके बाद रामनवमी है, उसके बाद नवरात्र है, उसके बाद दीपावली है। इस प्रकार सभी उत्सवों को कैसे कनेक्ट करें, तो ताकि हमारा उद्देश्य यह था कि उत्सवों को लोग जानते हैं, तो लेकिन उत्सवों के पीछे रहस्य, ज्योतिष शास्त्रीय रहस्य, गणितीय रहस्य को प्रायः अच्छे मतलब प्रामाणिक रूप में नहीं जानते हैं, तो उसका प्रामाणिक स्वरूप उनको पता चले, इस उद्देश्य से हमने यह दोनों पक्षों को साथ में लेकर के इस अभ्यासक्रम को चलाया है। तत्पश्चात इसमें लगभग 10 हमारे प्राध्यापकों ने इस अभ्यासक्रम को चलाने में हमारी सहायता की है, मदद की है। उसमें आप देख रहे हैं आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्ग, लगभग ये 63 होरात्मक पाठ्यक्रम था, 30 आवर्स, तो उसमें सबसे ज्यादा 9 से 10 व्याख्यान आचार्य कृष्ण कुमार पांडे ने यहाँ पर दी है, इसलिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे ज्येष्ठ प्राध्यापक है डॉक्टर प्रसाद गोखले सर, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रदान किए हैं। डॉक्टर आशीष जे यहाँ पर है, उन्होंने ये सब इस प्रकार, आशीष जे है, अंबालिका सेठिया जी है, रजत जी है, प्रणव है, अनुज है, कल्याणी है और राजसी। इसमें कुछ देखिए, एक वैशिष्ट्य इसमें था, कुछ प्रतिभागी कह रहे थे कि यह अभ्यासक्रम प्रारंभ होने से पहले क्या यहाँ पर प्राध्यापक सभी रिटायर्ड है और सभी सुधी विद्वान है क्या, तो कितने अध्ययन किए हैं इत्यादि प्रश्न मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बताया था कि यह सभी प्राध्यापक आपको रिटायर्ड एक भी यहाँ नहीं मिलेगा, यह सब यंग युवा विद्वान यहाँ पर आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो कुछ श्रोतागण को इसमें आशंका थी कि युवा है तो कैसे होगा, तो लेकिन
उनके फीडबैक को हमने अध्ययन किया है, हमने अवलोकन किया है, तो उससे यह पता चलता है कि उन्होंने सबसे यंग जो प्राध्यापक है उन्हीं को सबसे बेस्ट माना है। इस प्रकार से हमें दिख रहा है। यहाँ पर हमने कुछ यंग, हमें भी नहीं पता था कि ये शोध छात्र है तो ये यहाँ पर किस प्रकार से व्याख्यान प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने भी हमें खुद अचंभित कर दिया। उन्होंने जो रेगुलर जो नियत प्राध्यापक है उनसे भी ज्यादा उत्साह से हमारे जो शोधक छात्र है उन्होंने इसमें सहभाग लिया है। इसलिए सभी को विशेष में धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर कुछ संस्थाओं ने सहभाग लिया, मैं सभी का नामोच्चारण नहीं करूंगा। इस प्रकार से जिज्ञासा और आयुर्वेद कॉलेज नागपुर का वीएनआईटी, आईआईटी इत्यादि संस्था से भी यहाँ पर छात्र उपस्थित रहे, और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति का राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और नई दिल्ली का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहते हैं, इत्यादि जो प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र एवं कुछ अध्यापक भी हमारे इस ज्ञान यज्ञ में जुड़े थे। तो इस पाठ्यक्रम में मैंने पहले ही बताया कि कुछ हमने एक मेथोडोलॉजी बनाई थी, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, और कुछ हद तक हम उसमें सफल भी हुए। हमने ऐसा क्रम रखा था कि कोई भी विषय हो तो उसको सिद्धांतिक प्रतिपादन पहले करना है, सिद्धांतिक उसका स्वरूप क्या है, तत्पश्चात उसका लॉजिकल तर्कसम्मत इंटरप्रिटेशन उसका कैसे करें, और उसके बाद उसका प्रयोजन उपयोग फलादेश में हमारे दैनंदिन जीवन में क्या होगा। इस प्रकार हमने 1 घंटे के समय में, हमने समय का भी इस व्याख्यान के दौरान, व्याख्यान माला के दौरान ध्यान रखा है। केवल 1 होरा में हमें प्रारंभ एवं समाप्ति करनी थी, और हमने सभी दिन लगभग 1 ही होरा का समय इस व्याख्यान के लिए लिया है। न कुछ ज्यादा समय लिया, न कम समय यहाँ पर हमने लिया है। सभी व्याख्यान पीपीटी के माध्यम से हुई, और उसमें डिस्कशन फोरम भी हमने रखा। इसमें भी चैट बॉक्स में भी कुछ संदेश आते थे। तत्पश्चात हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप इनके लिए बनाया था, सभी प्रतिभागियों के सुगमता के लिए, व्यवस्था के लिए हमने बनाया था। तो वहां पर नित्य प्रतिदिन व्याख्यान के बाद विविध प्रश्न हमें देखने को मिले। हमारे प्रतिभागियों में से कुछ विद्वान भी प्रतिभागी थे, उन्होंने भी नई दृष्टि भी, आज जो विषय पढ़ाया तो उसके बारे में कुछ नई दृष्टि भी प्रदान की। कुछ विशेष बातें भी यहाँ पर छात्र अपने अपने ज्ञान के अनुसार यहाँ पर रख रहे थे। कुछ लोग श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ श्लोक के माध्यम से अध्यापकों की प्रशस्ति पत्र दे रहे थे अध्यापकों को। और यहाँ प्राध्यापक भी कम नहीं है, प्राध्यापकों ने भी उनको श्लोक के माध्यम से ही उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। यहाँ पर कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि छात्रों ने श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछे और श्लोक के माध्यम से ही उनका उत्तर हमने प्रदान किया है। इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चात्मक ये कक्षा तो अत्यंत प्रभावी हुई है। तो उसमें तो चर्चा चलती थी, तत्पश्चात भी ग्रुप के माध्यम से भी विशेष चर्चाएं चली। इसलिए मुझे लगता है कि इस अभ्यासक्रम का विशेष रूप से सभी प्रतिभागियों को फायदा हुआ है। हमने कुछ फीडबैक का अवलोकन किया है, उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने आगे भी कुछ अध्ययन करने की इच्छा जताई है। तो फ्यूचर प्रोग्राम्स के रूप में हमारा विचार है, पांडे सर बहुत दिन से कह रहे हैं कि टेक्स्ट रीडिंग वर्कशॉप होने चाहिए सूर्य सिद्धांत पर और गोल परिभाषा पर, तो इसका आयोजन करने का भी विचार है। वेद यंत्रों के बारे में एक प्रणव मुले जी का यहाँ लेक्चर हुआ, उसको सब लोगों ने बहुत सराहा। और वेद यंत्रों के बारे में एक स्पेशल व्याख्यानमाला होनी चाहिए, ऐसे भी मांग विद्यार्थियों की तरफ से फीडबैक में आई है। और बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम और कुछ लोगों ने एमए इत्यादि पाठ्यक्रम में भी प्रवेश करने की इच्छा यहाँ पर प्रकट की है। तो सभी फीडबैक का सार यहाँ पर मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इसमें सबका समावेश है ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना, यद्यपि ये ऑनलाइन है,
लेकिन इसमें तांत्रिक बहुत सहायता लगती है। तो इसमें तांत्रिक सहायक के रूप में विशेषतः आशीष जे, जो हमने कंटिन्यूअस असेसमेंट इस पाठ्यक्रम में किया, कंटिन्यू असेसमेंट को अपनाया, उसको लागू किया, तो उसमें आशीष जे प्राध्यापक है हमारे, उन्होंने बहुत सहायता की। हर हफ्ते शनिवार को वह गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजते थे और उसका असेसमेंट भी हुआ है। उसका निर्णय की भी घोषणा आज यहाँ पर होगी। उसमें प्रथम क्रमांक प्राप्त विद्यार्थी की घोषणा भी हम आज करेंगे। असेसमेंट पूर्ण हो चुका है इसका, और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तो मिलेगा। अंबालिका सेठिया ने भी हमने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के माध्यम से हम कुछ विषय का आदान प्रदान करने के बारे में हमने चिंतन किया, तो उसमें भी हम काफी हद तक सफल हुए। और प्रणव मिले, उन्होंने पीपीटी इत्यादि बनाने में, कश्मीरा दली, आशीष आठवले सर यहाँ पर शुरू से ये ज्योतिष के नहीं हैं, फिर भी इन्होंने हमारे साथ मिल करके तो इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने में इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार था कि वह ज्योतिष विभाग के ही एक प्राध्यापक है, इस प्रकार से उन्होंने इसमें सहभागिता दिखाई है। भार्गव वलंजू है, अनुज शर्मा है, और प्रथमेश घोसाले, अपर्णा कोकरे और करण कीर जो हमारे सहायक है, उन्होंने भी आवश्यक सभी सहकार्य हमें प्रदान किया है। विशेष धन्यवाद मुझे देने हैं गोपटे जोगलेकर महाविद्यालय, वहाँ के प्राचार्य पीपी कुलकर्णी महोदय एवं आठले महोदया, इन दोनों ने बहुत प्रोत्साहन इस अभ्यासक्रम को चलाने में दिया, बहुत प्रेरणा भी प्रदान की। तो उनके प्रेरणा से ही अभ्यासक्रम आरंभ हुआ, तो उनके छात्रों ने भी इसमें सहभाग लिया है। तो एक दिन हमने ऑफलाइन कक्षा भी उनके महाविद्यालय में जाकर के ली है, तो उनके शंका का निरसन किया है। इस प्रकार सभी प्रकार से हमने इस अभ्यासक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है। नित्य प्रतिदिन यहाँ पर विविध हमारे विश्वविद्यालय के वेद पंडित, जो वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी है, वह आकर के यहाँ पर मंगलाचरण करते थे। हर दिन नया मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। उसके साथ साथ कुछ प्रतिभागी भी उत्साहित होकर के, हरीश शास्त्री जी, हरीश स्वामीनाथन जी, उन्होंने भी एक दिन यहाँ पर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार ये पूरी तरह से आदान प्रदान वाला अभ्यासक्रम रहा है। तो इतना कह के मैं इसका इतिवृत्त समाप्त करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय का बंधन है यहाँ पर, इसलिए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद महोदय, भूरिशः धन्यवादाः। एतदनन्तरम् इदानीम् अस्माकं प्रतिभागिषु केचन प्रातिनिधिकरूपेण इदानीं स्वाभिमतं प्रकटीकरिष्यन्ति। अन्ये सर्वेपि स्वाभिमतम् अत्र चैट् बाक्स् मध्ये लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र केवलं तावत् त्रयाणामेव अवसरः कल्पितः अस्ति। तत्र प्रथमं गोपटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागपक्षतः इदानीं स्वाभिमतं प्रकटीकरोति सौ अक्षया भागवत महोदया। सभी प्रतिभागी चैट बॉक्स के द्वारा अपना अभिप्राय दे सकते हैं। वदामि वा महोदय? वदतु वदतु। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अक्षया भागवत। भारतीय कालगणना अभ्यासक्रमम् इदानीं सम्पन्नः भवति। गत 30 दिनेभ्यः वयमत्र कालगणना, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पुरातन वेधशाला इत्यादीन् बिन्दून् वयं स्पर्शं कृतवन्तः। स्पर्शं नाम एतानि एषे विषयाः बहु विस्तृताः, गभीराणि सन्ति, अतः तेषां परिचयः अभवत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं सर्वे शिक्षकाः उत्तमाः वक्तारः तु सन्ति एव, उत्तमतया बोधितवन्तः। माध्यमभाषा, अध्ययनभाषा हिन्दी अस्ति इति ज्ञात्वा वयं रत्नागिरिस्थिताः किञ्चित् शङ्किताः अभवम, किन्तु इदानीम् अभ्यास अवसरेण अत्र संस्कृतप्रचुर हिन्दी वयं श्रोतुं शक्नुमः। तत्कृते बहु धन्यवादः। अयम् अनुभवः आनन्ददायकः अस्ति। शिक्षकैः तद्बोधनं, पीपीटी प्रदर्शनम्, एषा
व्यवस्था तु बहु उत्तमा आसीत्। तदनन्तरं प्रत्येकवर्गस्य समाप्तिनन्तरं किम् अहम् एतद् विषयं न ज्ञातवती एव, न जानामि एव, कदापि न चिन्तितवती, एते विचाराः सर्वदा मनसि आगताः। तदनन्तरं कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयं तत्र ज्योतिषविभागस्य शिक्षकगणं, तन्त्रज्ञान सहायकान् भूरिशः धन्यवादाः। अस्माकं ज्ञानं तु वर्धितमेव अस्ति, किन्तु जिज्ञासापि वर्धिता। बहु धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय। महोदय धन्यवादाः। इदानीम् अहं निवेदयामि श्री JS शास्त्री महोदयं यत् ते स्वाभिमतं प्रकटीकुर्वन्तु इति। नमस्सभाए। भारतीय कालगणना की कोर्स की जो आयोजन किए हैं सभी को नमस्कार। सर्व आचार्येभ्यो नमः। ऐसा लगता है संस्कृत में बोलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवशात मुझे संस्कृत ज्यादा आता नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन एक 30 दिन में 30 क्लासेस में आप काल गणना की ज्ञान की जो समुंदर है उसमें हमको इतने अच्छी से टूरिस्ट लेके ले जाके जैसा करते हैं टूर करवाया। ये आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन अभी 100% तो देना ही पड़ेगा। इज नो क्वेश्चन ऑफ 200%, 100% फुल। और ऐसे कोर्सेस आज भारत में जरूरी है, बिकॉज सनातन धर्म की जो महाज्ञान है वो सब अभी लुप्त हो रहे हैं और लोगों के पास नहीं जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं दिस इज ऑल ट्रैश। वैसा ट्रैश नहीं है, इसमें पूरी साइंस है। और हमारी ऋषियों ने सुबह उठने से लेके रात को सोए तक हम हर क्षण कैसा जीना है वो हम नियमों ने हमको दिया है, वही धर्मशास्त्र बन गया है। इतनी अच्छी शास्त्र को, इतनी अच्छी ज्ञान को हम दूर रखे हैं। और मुझे लगता है हम सब आप एक पूरे 1000 साल पहले एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, शायद उसलिए आज आ गए वापस, प्रारब्ध दोष। बहुत बहुत ही धन्यवाद सभी को। मेरा सबमिशन में 2-3 बातें हैं। एक है, आपकी जो सभी आचार्य हैं वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम्बल थे। स्टूडेंट्स को ठीक तरह से बोलना भी पड़ता है कभी कभी, चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान भी हो, छात्र तो छात्र होता है। तो हम्बलनेस आप बहुत रखा है, बट एट द सेम टाइम सबमिसिव मत रहिए। ये कोर्स में आने से कोई फेवर नहीं किया, वो उनका जन्म धन्य हो रहा है, इसलिए ऐसे कोर्सेस में आ रहे हैं। सो वो धन्यता को सभी लोग बहुत ही शांति से, बहुत ही नम्रता से, विनम्रता से छात्रों और आचार्यों भी इस पूरे कोर्स में थे। बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा सुदीर्घ सत्संग हो गया। मुझे हर रोज 4-4:30 बजे कहीं भी रहे, कहाँ भी रहे, पहला इसमें सत्संग में आने के लिए मैं सभी को बोलता था, मैं ये काल गणना कोर्स कर रहा हूँ, मैं इधर जाना चाहिए। तो इसलिए अगले कोर्स बैच के बारे में भी अब हम इंफॉर्मेशन देते रहिए। दूसरी एक बात है, काल गणना की क्लासेस अभी चांद्रमान की नया साल के बिगिनिंग में हम खत्म करके वो ज्ञान से हम नया साल में जा रहे हैं, शुभकृत में जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें एक ही मेरा सुझाव या सलाह या सूचना जो है वो एक ही है कि कोर्स बिगिनिंग में, ये ऑनलाइन कोर्सेज जब होते हैं तब जब बिगिन करते हैं तब सभी लोग ग्रुप में आते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर जो फॉलो किया, अभी मराठी जी कह रहे थे, एकदम उससे ज्यादा कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी कोर्सेस आने वाले कुछ जरूर वो वेवलेंथ ठीक हो जाएगा। अभी एक ही बात है कि जब आप पहला ग्रुप फॉर्म करने के बाद एक सहाध्यायी परिचय पट्टी बना दीजिए, कौन कौन इस क्लास में है और उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, वो सभी सहाध्यायियों को पता चले तो बीच में हम हमारा प्राइवेटली ऑल्सो हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा ही ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, राजगोपालन जी जैसा महाविद्वान, अब वो बहुत ही टॉप पर्सन है, वो बाद में हमको पर्सनली बात करने से मालूम पड़ा है। सो ये कोर्सेस में ऑनलाइन कोर्सेज जो भी करेंगे, क्योंकि हम अगर क्लासेस कंडक्ट किए तो क्लास में आके सभी बैठ के तो परिचय होता ही था, तो वैसा ही ऐसे कोर्सेस में सहाध्यायी परिचय पट्टी
एक आप देने के लिए भी उसमें प्रणाली में रखिए। और इस कोर्स अच्छी थी ऐसा कुछ कोई दूसरा प्रसन्नता बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा भाग्य था। इस कोर्स में जो भी लोग आ पाए हैं, जो भी लोग सीख पाए हैं, सुन पाए हैं, क्लासेस सुन पाए हैं, वो बहुत ही भाग्यवान है। और पीपीटीज वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। मराठी जी जैसा कह रहे थे वैसा बहुत ही प्लान्ड वेल एग्जीक्यूटेड कोर्स है ये। बहुत ही धन्यवाद है। अभी अगले कोर्स बैच के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते रहिए ताकि हम ये हमारे फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। और सभी को कितने बार नमस्कार किए तो भी कमी होगा। सभी को नमस्कार। सर्वेषां नमो नमः। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। इदानीं चेतना राव महोदया स्वाभिमतं प्रकटीकरोति। चेतना राव महोदया। चेतना राव महोदया कृपया। ऐकू येते सर? हाँ ऐकू येते? हाँ, वदतु वदतु। हाँ, मैं सौ चेतना दत्तात्रेय राव नासिक से बोल रही हूँ। उपस्थित मुख्य अतिथि, प्राचार्य, सभी आदरणीय शिक्षक तथा सभी सहभागियों को मेरा प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र सीखते समय सबसे पहले हम जो विषय सीखते हैं तथा सृष्टि के प्रारंभ से जो कालगणना शुरू हुई, वही कालगणना का विषय लेके कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ तथा रत्नागिरी के उपकेंद्र ने मिलकर जो कोर्स लिया वह आज सफलता के साथ पूरा हो रहा है। हमारा विषय भारतीय कालगणना था, क्योंकि कालगणना का तो सभी जगह हर तरह से उपयोग महत्व है, लेकिन भारत में त्योहार, उत्सव, पर्व ये सभी चीजों के लिए मुहूर्त देखा जाता है। वैसे ही कार्य की सफलता सिद्धि प्राप्ति हेतु मुहूर्त देखा जाता है, इसलिए भारत में इसका अधिकतर महत्व है। अलग अलग अच्छे बुरे मुहूर्त ही कालगणना के रूप है, और इसका कहाँ कहाँ कैसे उपयोग होता है, इसका महत्व क्या है, कितना है, ये मुहूर्त कैसे बनते हैं, इनकी कालगणना कैसे की जाती है तथा इनका फल क्या है, ये विषय सभी शिक्षकों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हर एक शिक्षक का अपना अपना अलग विषय था। उसी विषय की कालगणना को हर एक शिक्षक ने बड़े ही सहजता पूर्वक सिखाया। इसमें कुछ विषय बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि श्री रजत गौतम सर का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण विषय, श्री आशीष सर का राहु गुलिक यमघंट काल तथा श्री प्रणव सर ने लिया हुआ वेदशाला और वेद यंत्र विषय। कुछ और भी विषय थे जो बहुत ही अच्छे लगे। भारतीय कालगणना यह कोर्स बहुत ही अच्छा सफल रहा। शिस्तबद्ध तरीके से कोर्स लिया गया। करीब करीब सभी विषयों का तथा उनकी कालगणना का उल्लेख किया गया। सभी शिक्षकों ने बहुत ही उत्तम तरीके से सिखाया। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ तथा रत्नागिरी उपकेंद्र के सभी शिक्षक अपने अपने विषय में तज्ञ हैं। इस वजह से हम सभी का आनंददायक तरीके से सीखना हुआ। मेरी तरह सभी सहभागी समाधानी तथा संतुष्ट होंगे ऐसी मुझे आशा है। ऐसे ही कोर्स शुरू रखें जिसमें हम अलग अलग विषय सीखते रहे और ज्ञान प्राप्त करते रहे। आप सभी शिक्षक तथा कोर्स के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए संवत्सर की आपको शुभकामनाएं। नया शुभकृत संवत्सर आप सभी को शुभता तथा सकारात्मकता प्रदान करे। आने वाला काल आपको निरामय आरोग्य सुखद समाधान प्रदान करे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवादाः चेतना महोदय, धन्यवादाः। धन्यवाद। सर्वे प्रतिभागिनः तत्र चैट बॉक्स मध्ये अपि स्वाभिमतं प्रकटीकृतवन्तः, तेषामपि धन्यवादाः। सर्वेषां न केवलम् अभिप्रायाः अपि तु सूचनाः अपि आगताः। आरम्भे अपि कदाचित् कस्मिंश्चित् विषये यदि चर्चा प्रचलति स्म तर्हि ज्येष्ठाः तत्र स्वयमेव शङ्कासमाधानम् अन्येषां कुर्वन्ति स्म। तादृशः अभ्यासक्रमः अस्माभिः प्रचालितः। यथा आरम्भे अपि मया उक्तं, सर्वेषां साहाय्येन अयम् अभ्यासक्रमः सम्पन्नः। तत्र आयोजने प्रामुख्येन गोगटे जोगेकर महाविद्यालयस्य सहयोगेन अयम् अभ्यासक्रमः चालितः। इदानीं महाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्याः
डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महाभागाः स्वाभिमनोगतं प्रकटीकुर्वन्तु इति अहं तान् निवेदयामि। डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयाः रसायनविभागस्य प्राध्यापकः। गत वर्षद्वयात् पूर्वं ते प्राचार्यरूपेण तत्र वृत्तिम् आरब्धवन्तः, कार्यम् आरब्धवन्तः। संस्कृतासक्ताः ते विशेषतया संस्कृतसम्बद्धं यत्किमपि भवति तत्र सहकुर्वन्ति। अहमिदानीं प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदयान् निवेदयामि अस्मिन् अवसरे ते स्वमनोगतं प्रकटीकुर्वन्तु इति। डॉक्टर प्रफुल्लदत्त कुलकर्णी महोदय। Namaskar, I will be speaking in English. It's great pleasure for me to be here in valedictory program, value-added certificate course on Bharatiya Kalaganna. It is jointly organized by Department of Vedant Jyotish, Ratnagiri Sub-Center, Kavi Kuluguru Kalidas Sanskrit Vidyapit Ramte, and Department of Sanskrit, Gupte Jogalekar College, Ratnagiri. Today, chief guest, Dr. Madhusudan Penna sir, Honorable Vice Chancellor, and Dr. Kishore Subtankar, Director, Ratnagiri Sub-Center, Dr. Dinkar Marathi, Director, Professor Krishna Kumar Pandeji, Dr. Kalpana Atle, HOD, Sanskrit Department, Gupte Jogalekar College, Ratnagiri. I have listened all the aspects. Dr. Marathi has given the full briefing of that particular course. The course is very much successful. The topic covered, starting from the history up to the Kalman. Special thanks to all resource persons who have guided to this particular team. I think this course is very successful, and future we will be in position to conduct these types of the workshops or the activities. Marathi sir has already given about the feedback. It gives me the immense pleasure because the participants are satisfied and learn a good knowledge and the innovative course. I request all the participants to join for future programs. Thank you very much. महोदय धन्यवादाः। भवतां सहकार्येण अस्माकमपि बलं वर्धितं। धन्यवादाः। इदानीम् अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रमुखतिथयः तेषामहं प्रथमं तावत् परिचयं वदामि। अद्यतन कार्यक्रमे प्रमुखातिथिरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः मान्याः डॉक्टर किशोर वसंत सुक्टनकर महोदयाः सद्यः मुंबई विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रे संचालकरूपेण कार्यं करोति। वस्तुतः बोगटे जोगळेकर महाविद्यालयस्य भूतपूर्वाः प्राचार्याः एते डॉक्टर किशोर सुक्टनकर महोदयाः सन्ति। तेषां प्राचार्यकाले अपि प्राचार्यपदं यदा ते तत्र भूषयन्ति स्म तदापि ते संस्कृतसम्बद्धविषयान् अग्रे नीतवन्तः। तेषां 36 वर्षाणां पाठन अध्यापनक्षेत्रे अनुभवः वर्तते। भौतिकशास्त्रम् इति तेषाम् अध्यापनस्य विषयः। विश्वविद्यालये महाविद्यालये च प्रसिद्धाः छात्रप्रियाः एते अध्यापकाः प्राध्यापकाः। एनसीसी कैडेट मध्ये एनसीसी मध्ये अपि सेवापदकानि प्राप्तवन्तः। तथा च मुंबई विश्वविद्यालयेन रत्नागिरी स्थित बहुभिः संस्थाभिः च एते बेस्ट टीचर इति पुरस्कारेण सम्मानिताः वर्तन्ते। अद्यतन विशेषातिथयः मान्याः डॉक्टर किशोर सुक्टनकर महाभागाः। अहं महोदयान् निवेदयामि यत् ते अस्मिन् अवसरे स्व अभिमतं प्रकटीकुर्वन्तु इति। डॉक्टर किशोर सुक्टनकर महोदय। अच्छा, धन्यवाद आशीष। Am I audible? Yes sir. Hello. Hello, yes, am I audible? Yeah. Yes sir, yes sir.
अच्छा अच्छा अच्छा. Good afternoon to everybody. Today's president of the function, Professor Krishna Kumar Pandey, director of Ratnagiri subcampus of Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit Vidyapit, Dr. Dinkar Marathe, principal of the esteemed college, Gupta Joglekar College, Dr. P.P. Kulkarni, and head of the Department of Sanskrit, Dr. Kalpana Atle, participant, resource person, and citizens. I feel extremely happy to participate in this valedictory function of a value added certificate course, Bharatiya Kalaganana. This course is typically very important from the point of view of giving our ancient treasure to the students as well as citizens. Dr. Dinkar Marathe has spelled out the details of the content of the course, which typically found important as Vara, Nakshatra, Panchanga, Vastu Shastra, Janma Kundali, Grahane, etc. So this has been delivered and explained in detail during the delivery of the entire course. Typically in our India, in the schools as well as in the colleges, it has been taught that the measurement of time, which is based on astronomy, the study of astronomy has been done typically in Arabistan and Egypt. And the reason that they give is that they were traveling in the deserts, and while traveling in the deserts, they have observed the sky, and depending upon their observations of the stars during the night when they were moving, they developed certain science of a measurement of time. This Arab people has given this knowledge to Greek people, and finally it has come to India. But typically this is not true. Our own study in the astronomy is intense depth as compared to whatever the Arab people or European people have done. And therefore, the Panchanga that we use even today to frame our schedule of the entire week or entire month or entire year is so meticulously maintained, created, that if a person is competent to do the calculations, definitely he will be delighted to see how our Rishi Muni, the people who observe the sky and develop the techniques, are basically the great mathematicians as well as they were scientists itself. Why in India the study of astronomy has been done? The basic reason behind this aspect is that India is a country which having main occupation is agriculture. And agriculture typically depends on a monsoon. And we are gifted, this Indian subcontinent is gifted by monsoon itself. So when that monsoon will come, how it will progress and how it will complete. And for that purpose, typically the Rishi Muni or scientists of those days have observed the sky, and depending upon the periodicity of appearance of the star, appearance of the stars and structures, nakshatra in the sky, they developed typically astronomy. And on the basis of astronomy, they developed a science of measurement of time. Even now, if I go to the villages, a very common person working in the different cropping patterns, farmers, they make a planning of their entire activity, agricultural activity, on the basis of which nakshatra
which Rashi appears in the sky, when it will appear, as well as when is Amavasya, when is Purnima. So typically on the basis of this, even a common farmer know these things. Even a person staying in a metro may not know it, but a farmer know it. Even a fishing community, when they go for a fishing, they do see which nakshatra is appearing in the sky. And on the basis of appearance of a typical nakshatra, Amavasya, Purnima, they develop their planning of a fishing. When we want to take our vessels out, when they will put in the sea, typically their maintenance. So everything is being done on the basis of what appears on the sky. And on the basis of the appearance of these structures in the sky, the measurement of time is being done in our country. It is astonishing also. Rishi Muni were scientists, they developed this technique of measurement of time, and it has been disseminated till these common people, farmers, fishermen also. And therefore, this great study which has been done by our Krishi Muni has been disseminated up to the common people. During the content delivery of this course, how the time is being measured and what is being described about the measurement of time in Vedas, it has been definitely discussed widely. I, being a student of physics, I feel like to talk to you in regards to how a measurement of time is being dealt in the study of physics also. Typically, what do you mean by a measurement of time? It is a temporal duration between the two events. These two events may be taking place simultaneously at the same place, or it may take place at a different place but at the same time. So therefore we must know something about their spatial difference and a temporal difference. And typically when the two events are taking place at two different instances, how much time is elapsed between the occurrence of these two events, we call it as a time, and basically we want to measure them. What is being said in the Vedas? It has been said that 1 ahoratra is equal to 8 prahara, and that is equal to 24 hours. 1 night is equal to 4 prahara, that is equal to 12 hours. 6 nadika equal to 1 prahara equal to 3 hours. But to measure this temporal duration, we must have certain instrument, and we call it as typically a clock. So how to measure 1 prahar, that is important. And therefore scientists in those days might have developed certain instruments that will measure some definite time. And clock is something which measures a typical duration and will give you that this is particularly a time. So it may be a Valuka Patra, or it may be a empty pot put in a water container. So those were the techniques used in those days. Basically, for the measurement of time, some instrument is necessary which shows you certain periodicity. We call it as Varovarita. So any phenomena which shows periodicity can be typically connected with the measurement of time. And therefore, the people have gone further to find out the use of a simple pendulum for the purpose of a measurement of time. We know that simple pendulum consisting of a heavy mass connected to the thread suspended, and if I oscillate a pendulum, the time period of oscillation is a typical depending upon its length and mass, and typically it repeats itself. So it has a periodicity. So all the clocks in the further part have been devised using this structure of a simple pendulum. But how to divide a day?
into 24 hours. And what is the logic behind it? The logic behind this division of 24 hours in a day is that the sun typically encircles the earth in 24 hours. Basically, we know that the earth encircles sun, but what we typically see from the earth, keeping it as a stationary object, the sun revolves the earth in 24 hours, that is one day. And typically it covers 360 degree during its one day encircled movement. And therefore, one longitude of the earth, it takes sun to move by in a 4 minutes. And making the calculations on this particular part, so 1 degree requires 4 minutes. Typical one day is equivalent to a 24 hours. So based on this calculation itself, the people have devised the pendulum, and these pendulums were fitted in a clock, and the arrangement in the clock is measured in such a manner that the rotation of our part of the clock takes 24 hours. So that was the conversion of a certain technology, certain aspect into the technology. As we know that the time that we measure has a continuum. It may not have a starting point, it may not end itself. It has been told that when this universe has been created in the Big Bang, that is said to be a starting point of the progression of a time. And we are somewhere in the middle. This time will continue till the end itself. In physics, we measure or we study the laws of a nature, and these laws are effective in a space and time continuum itself. So how to measure a time? What are the definitions of a measurement of time? Typically, the measurement of time depend upon the relative state of observer. म्हणजे निरीक्षकाच्या सापेक्ष काळाचं मोजमाप केलं जाईल. आणि याचा विचारही, this thought has been widely extended in the study of physics itself. For example, I am sitting in a room and I have a clock just beside me, as well as I have one meter scale just aside me. So there are two objects. One is clock, which measures a time, and one is meter scale, which measures the distance. So in relation to me in a room, both these objects are stationary. If I measure the length of meter scale, it will remain same. If I measure 1 hour using the clock, it will remain same. So whenever, with respect to observer, the measurement devices are stationary, and if I make a measurement, these measurements are said to be a proper measurements. So that is proper length and proper time. But suppose my friend is moving in a train, and that moving train and that moving observer is looking to my clock and looking to my meter scale. With respect to a steady observer like me, I have certain measurement, but that person who is sitting in a train will also measure how the clock is running. Whether the measurement that I will do and whether the measurement that person sitting in a train will do, are they same or are they different? And therefore, in the progression of this aspect of dynamics, according to a Newtonian mechanics, which is widely accepted and that we are experiencing also, Newtonian mechanics says that these measurements will be same, and we call it as a Newtonian relativity. And the most important aspect
of a Newtonian relativity is that the time is absolute. You measure time in a steady reference frame, like myself sitting in a room, or a measurement of time in moving reference frame, where my friend is sitting in a train, moving train. The measurement duration, my 1 hour and the 1 hour measured by my friend sitting in a train will be same. That was the property of Newtonian mechanics. Basically, what do you mean by 1 hour, which is to be measured by a clock? So when an hour hand of a clock is on, suppose, figure 12, and after some time when the hour hand of the clock is on a figure 1, the time duration between them is typically 1 hour. We measure a time. What does it mean? The rays that are starting from this clock are accepted by my eye, and then I interpret that what is typically a time. And therefore, whenever I make a measurement, the information of the clock is transmitted to me through the passage of these rays, light rays. And therefore, the measurement of time typically depends on how the light ray is moving, what is its speed itself. Whenever we are in a situation in our day-to-day practices, the speed with which the observer moves is comparatively very much low as compared to the speed of light itself. But if the observer is moving with a tremendous speed, and if the speed of such observer is comparable to the speed of light, what will happen? Whether this Newtonian mechanics which measures the time will be same applicable in those things also, in the regime of a greater speed also, or it will be different. This particular thought was made by a great scientist Einstein, and he has gone further to ponder upon the idea of measurement itself. So whenever the Einstein says something about his special theory of relativity, he makes some questions about the measurement of space and measurement of time itself. It has been confirmed by few experimentalists that the maximum speed with which a material particle will move is the speed of light. Indicates that the speed of light is the upper limit of the speed of any material particle and electromagnetic wave also. There is no particle whatsoever found till today which moves with a speed greater than the speed of light. And therefore, if the observer who is making the measurement of time has a speed which is comparable to the speed of light, what will happen? The calculations made by Einstein says that the clock which is moving with the speed of light, or whenever observer is moving with the speed of light, and if that observer is observing a steady clock which is present in my room, the observer will say that my clock is running slow, indicating that the measurement of time according to the special relativity postulated by Einstein, it says that the measurement of time depends on the state of the observer. Whatever I observe in my room and whatever the other observer moving with the speed of light will be different, and it is reciprocative. If there is a clock in a train moving comparable to the speed of light, and if I am observing that clock, I will confirm, I will interpret that the clock present in the
train moving with a speed comparable to the speed of light is running slow. So naturally, the measurement of time typically is a relative term, and it is not absolute as it was told by Newton previously. Why we never observe these things? It is because of the fact that the regime in which we are having our state of work or state of position, that we are coming with a very low speed itself, and this relativistic effect is not observed in our day-to-day practices. But this has been confirmed with atomic particles which typically move comparable to the speed of light, and with this atomic particle decay, they radiate something, they give out certain particles during their radioactive decay, they show this effect of relativity or speed of light itself. In the special theory of relativity, one very different paradox is also being stated, that is called as a twin paradox. What it says, that there are it's a pair of two persons with those who are twin. One twin is steady on the earth, while his brother will move out with the speed of light, go away with the speed of light comparable to the speed of light, and come back after certain time, and they again meet each other on the earth. What will be the observation? The person who is on the earth will be comparatively old, while a person who is moving out with the speed of light, the clock he bears typically will be a slow clock, and therefore when he will come back, he will be comparatively younger, typically called as, this is a twin paradox. So naturally, the argument is that the measurement of time itself is a relative term, and it typically depends on the frame of reference in which the observer is there. In our day-to-day practices, the speed with which we are moving is very much less as compared to the speed of light, and therefore the clock may be just assigned to me, or the clock which is present in the train itself will show the same time duration of 1 hour, and we follow what is known as a Newtonian mechanics. But the law of nature says that the measurement of time itself is in fact a relative term, and I just spelled out, I don't want to make it more complicated also, but since this certificate course deals with the wisdom and treasure which is present in our ancient knowledge, maybe present in the Vedas, you might have gone through during your certificate course itself, the student of physics like me look to these entire aspects through what has been postulated by Newton and what has been postulated by Einstein itself. I congratulate all participants for their successful completion of the certificate course, and I congratulate the Sanskrit Vidyapit also for developing the curricula for this certificate course as well as its successful implementation. Thank you very much. महोदय भूरिशः धन्यवादाः। भवान् इतोपि लौकिकदृष्ट्या शास्त्रीयदृष्ट्या समयस्य विषये प्रतिपादनं कृतवान्। भवतः क्षेत्रे अपि समयस्य महत्त्वम् अस्ति इति भवान् प्रतिपादितवान्। भौतिकशास्त्रे अपि समयस्य महत्त्वं कथमस्ति इति किञ्चित् भवता प्रतिपादितं। भूरिशः धन्यवादाः। इदानीम् अद्यतनकार्यक्रमस्य इदानीम् अध्यक्षस्थानं भूषयन्तः मान्याः प्रोफेसर् कृष्णकुमार पाण्डे महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। महोदयाः प्राचीन भारतीय विद्या तथा मानव्य विद्याशास्त्र संकायस्य अधिष्ठातारः सन्ति। एवञ्च विस्तार सेवा मंडल योजना विश्वविद्यालयस्य अस्ति। अस्याः योजनायाः सञ्चालकाः
वारङ्गापरिसरस्यापि सञ्चालकाः एवञ्च वेदाङ्गज्योतिषविभागप्रमुखाः प्रोफेसर् कृष्णकुमार पाण्डे महोदयाः इदानीं सम्प्रार्थ्यन्ते स्वीयाध्यक्षीयभाषणेन अस्माकम् अनुगृह्णातुं। मान्याः प्रोफेसर् कृष्णकुमार पाण्डे महाभागाः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्र त्रातुमिदं जगज्जलिजिनी बन्धौ समाभ्युदगते ध्वंसविदो विधौति विनिमं निःशेषदोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतुमुखा दिव्यन्तु देवादिवि द्राङ्नः सूक्तिमुचं व्यनक्तु सगिरं गिर्वाणवन्द्यो रवि गिर्वाणवन्द्यो रवि। आज इस ज्ञान कुंभ के पूर्णता के अवसर पर आज के विशेष उपदेश और आशीर्वचन देने के लिए उपलब्ध मुख्य अतिथि डॉक्टर किशोर सुखांतरकर जी, विश्वविद्यालय के प्रेरक कुलगुरु आचार्य मधुसूदन पेन्ना जी, गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय रत्नागिरी के प्राचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त कुलकर्णी जी, डॉक्टर कल्पना आठले जी और कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के पीवी कांडे अध्ययन केंद्र रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक आचार्य दिनकर मराठे जी। आप सभी ने रत्नागिरी उपकेंद्र का प्रारंभ ज्योतिष की इस कालगणना से किया है, वो भी वैल्यू एडेड कोर्स, सामान्य परिचय नहीं, यह गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम था। माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार से प्रारंभ करके, जैसा मराठे जी ने बताया कि 45 डेज, यदि उन छुट्टियों को भी गिन लें तो चले मर तो 49, लगभग 49 दिन आपने पूरा कर लिया है। हाफ सेंचुरी दिन तक 100 से 150 छात्रों को एक साथ ऑनलाइन में बांधे रखना इस पाठ्यक्रम के उपलब्धि को स्वयं दर्शाता है। और इस पाठ्यक्रम के आयोजन में जिनकी महती भूमिका रही, ऐसे हमारे उपकेंद्र के संचालक तो है ही हैं, इसके साथ साथ संस्कृत विभाग गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय की डॉक्टर कल्पना आठले जी के अथक परिश्रम का यह दिनकर का दिन और कल्पना की कल्पना, और ऐसा यह साकार स्वरूप जो देखने को मिल रहा है, यह वास्तव में ज्योतिष जगत के लिए कालिदास कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए, रत्नागिरी उपकेंद्र के लिए, या यूं कहूं कि संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, ऐसा कहने में थोड़ी संकोच करता हूं। क्यों? क्योंकि जैसा मराठी ने बताया कि इसमें 156 प्रतिभागी और 8 प्रांत। राजनीति में तो 2 प्रांत में कोई जीत जाता है तो उस राष्ट्रीय पार्टी कहलाता है। यहाँ वैल्यू एडेड कोर्स तो राष्ट्रीय से भी ऊपर हो गया, क्योंकि 8 प्रांतों के प्रतिभागी और 150 से ज्यादा छात्र। और जैसा मराठी जी ने अपने इतिवृत्त में भी बताया कि 10 विषय व्याख्याता और 5 उनके सहयोगी। तो जो नेपथ्य में उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा, जिनका, क्योंकि जो व्याख्याता थे तो वो 1-1 घंटे तो अपना
परिचय उन्होंने शास्त्र से दिया, चाहे वो हमारे सहयोगी दिनकर मराठे जी हों, आचार्य प्रसाद गोखले जी हों, आशीष जी, रजत जी, प्रणव मुले, अनुज शर्मा और 3 देवियां अंबालिका, राजसी और कल्याणी। इसके साथ जो पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे थे, ऐसे काश्मीरा दलाई, भार्गव, प्रथमेश, अपर्णा और करण, मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना और उससे 30 दिन तक अनवरत सातत्य देना, यह बहुत धैर्य और एक योजनाबद्ध और संकल्प और निष्ठा का परिणाम है। क्योंकि आरंभ तो बहुत वृद्धिगत रूप से सभी लोग कार्यक्रमों का करते हैं, परंतु मैंने देखा कि किसी भी दिन प्रतिभागियों की संख्या सेंचुरी से नीचे नहीं रही। इससे ये लगता है कि छात्र जिस आकांक्षा से, जिस जिज्ञासा से इस कार्यक्रम से जुड़े, उनकी वो जिज्ञासा, उनकी वो आकांक्षा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरा मानना है, किसी ने कहा कि मराठे जी ने कहा कि कुछ लोगों ने पूछा कि सारे सीनियर्स प्रोफेसर रहेंगे कि कौन रहेगा। तो एक हिंदी की कहावत है, ज्योतिषी नया वैद्य पुराना। हमेशा मुझे आज जान के अच्छा लगा कि नए नए युवा जो व्याख्याता थे उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। वास्तव में मेरे मन में अति प्रसन्नता इसलिए हुई कि नए ज्योतिषी की ही प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि गणना में वही सिद्धांत होता है जो जैसे जैसे दैवज्ञ पुराना होता है गणना में शिथिलता ले आता है। वैद्य पुराना चाहिए क्योंकि अनुभव होना चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन दैवज्ञ तो युवा होने चाहिए। शायद सबसे वृद्ध मैं ही था, बाकी सारे युवा ज्योतिषी वहां उपलब्ध थे। अब वृद्ध इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी में सबको ओल्ड ही कहा जाता है, चाहे वो 2 इयर्स ओल्ड हो, चाहे 20 इयर्स ओल्ड हो। तो यह जो पूरा कार्यक्रम रहा, मेरा मानना है इसमें कुछ बाल्यावस्था के भी छात्र दिखे, कुछ युवा दिखे, कुछ ज्ञान वृद्ध भी दिखे और कुछ वयोवृद्ध भी दिखे। वयोवृद्ध का उत्साह तो अभिमत प्रदर्शन में मुझे ऐसा दिखा जैसा लग रहा है इसे तो बंद ही नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों की निश्चित रूप से हमारे इस शैक्षिक जगत को अत्यंत आवश्यकता है। और कोविड ने अन्यों को परेशान किया, हमारी कुछ क्षति पहुंचाई, परंतु हमें एक नया अवसर ऐसा दिया कि वह हम एक रत्नागिरी केंद्र या रामटेक के परिसर से बाहर निकलकर 8 प्रदेशों का चक्रमण और उसमें अपने आप इस ज्ञान राशि को प्रसारित और प्रचारित करने में सामर्थ्य रखते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर एक मार्ग बंद करता है तो 10 मार्ग खोलता है। दिशाएं 10 हैं, एक ही बंद करेगा 9 खुला रहता है। हमें वो देखने की जरूरत है और हमने इन दिनों उन 9 मार्गों का इस डिजिटल के माध्यम से प्रयोग किया। और मराठी जी की जो योजनाबद्ध कार्यक्रम है उससे मैं बहुत वर्षों से सुपरिचित हूं और इन्होंने संकल्प किया तो उसे छोड़ते नहीं है और उसे 100% न्याय दिलाने की ओर अग्रसर रहते हैं। तो यह रत्नागिरी केंद्र का आरंभ वहां के एक प्रतिष्ठित संस्था के साथ मिलकर इस प्रकार के वैल्यू एडेड कोर्स को संपादित करना, यह न तो मात्र भारतीय कालगणना है, यह भारतीय शब्द कह देने से यह हमारी सनातन और राष्ट्रीय परंपरा ज्ञान संपदा को अभिव्यक्त करने वाला, एक झलक दिखाने वाला कार्यक्रम रहा। मैं मानता हूं, जैसा अभी मुख्य अतिथि ने काल पर नवीन अवधारणाओं को भौतिक शास्त्र के आधार पर अभिव्यक्त किया, ठीक इसी प्रकार जिसको हम ज्योतिष कहते हैं इसको हम कालशास्त्र भी कहते हैं। और यह कालशास्त्र नवविध कालमान के रूप में जाना जाता है। वास्तव में आज हम व्यवहार में केवल घंटे, मिनट, सेकंड इत्यादि का व्यवहार करते हैं,
परंतु शास्त्रकारों ने 9 प्रकार के कालमानों की गणना की, जिसमें से 4 मान सावन, सौर, नक्षत्र और चांद्र, इनको तो व्यवहार मान ही कहा। और हम प्रतिदिन का कार्य बिना सावन मान के संपादित ही नहीं कर सकते। वर्ष पूर्ति बिना सौर मान के हम कर ही नहीं सकते। पक्ष आदि में तिथि पर्वादि का निर्णय, तिथियों का कार्य बिना चांद्रमास के हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे चतुर्विध कालमान जो हमारे व्यवहार के लिए उपयोग है, कैसे व्यवहार के लिए, क्या जरूरत है हमें कालमान करने की, हमारे आचार्यों ने इसके उद्देश्यों पर थोड़ा दृष्टिपात किया। और यही तक नहीं कहा त्रुट्यादि प्रलयांत काल, कहा हम केवल अपने 100 वर्ष के जीवन में पड़ने वाले काल की गणना नहीं करेंगे, त्रुटि से प्रारंभ करके प्रलय तक की काल गणना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम रहे या नहीं सृष्टि तो रहती है। और ये काल गणना के आधार पर उन्होंने संबंध, काल का संबंध सीधे प्रकृति खगोल से जोड़ा, और वो खगोल का संबंध उस काल की व्युत्पत्ति कैसे होती है, चाहे उस 9 विध कालमान में से सौरमान हो, चांद्रमान हो, वो किस प्रकार से आकाश में गणितीय रूप से व्युत्पन्न होता है, और उनका व्युत्पन्न ही न जानना, उनका हमारे जीवन के दैनंदिन, नित्य और नैमित्तिक और संपूर्ण जीवन में किस प्रकार संबंध है, क्योंकि बिना प्रयोजन के हम कोई कार्य नहीं करते। तो प्रयोजन सिद्ध है मनुष्य का जीवन उत्कर्ष की ओर ले जाना, जिसको शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा। तो उस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में काल प्रथम चरण है, और वही काल का संबंध जीवन गति से जोड़कर और विभिन्न प्रकार के उन जीवन गतियों में व्रत, पर्व, उत्सव, क्योंकि हमारा देश, हमारी परंपरा विषाद की नहीं रही, उत्साह की रही है। तो उत्साह प्राप्त करने के लिए उत्सव प्रिय हम देश है, हमने प्रतिदिन को उत्सव माना है, और उन उत्सवों के निर्णय करने के लिए काल को एक मानदंड के रूप में रखा। अर्थात सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, एक नया उत्सव, कल फिर स्थान बदलेंगे, दूसरा उत्सव। ऐसे तिथिजन्य, वारजन्य, नक्षत्रजन्य उत्सवों का यह काल गणना का एक कारक है। वास्तव में आधुनिक ज्ञानार्जन में व्यवसाय प्राप्ति, अर्थार्जन मात्र उद्देश्य है। अगर किसी का ज्ञान में अर्थार्जन और केवल ज्ञान प्राप्ति और उसके साथ साथ जीवन के सार्थकता की पूर्ति करने की आवश्यकता यदि कहीं प्रतीत होती है, तो वह भारतीय शास्त्रों में, पारंपरिक वेद शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसलिए काल के लिए आचार्य लिखते क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु, यह काल क्यों चाहिए, कहा हमारी जितनी क्रियाएं हैं, जितने श्रुति, स्मृति, वेद इत्यादि जो हमारी परंपराएं हैं, उन कार्यों को संपादित करने के लिए काल चाहिए। और वह काल ही नहीं चाहिए, ज्योतिष को जब काल शास्त्र का तो काल दे दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दिक्, देश, काल, देश का भी संबंध चाहिए, दिक् का भी संबंध चाहिए, इनका भी संबंध काल गणना से है। यह वास्तव में अभी आप लोगों ने 30 दिनों में ज्योतिष में काल के रूप में कहाँ स्पर्श है, उस पर एक झलक देखी। यह एक बीजारोपण मात्र रहा। जैसे हम कहते हैं ना, सूर्योदय हो रहा, उसकी लालिमा दिख रही है, तो अभी आपने जितना आनंद लिया उस उषा काल का आनंद लिया है। अभी सूर्योदय बाकी है, पूर्वान्न बाकी है, जिसमें सारी क्रियाएं संपादित किया जाए, ऐसे शास्त्र का जो मध्याह्न है वो अवशिष्ट है। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा लगा कि ये सारे छात्र बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से, क्योंकि आचार्य लिखते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आप श्रद्धावान है तो ही ज्ञान की प्राप्ति है। कुछ अभिव्यक्ति सुनते हुए तो मुझे ऐसे ही लगा कि विद्या ददाति विनयम, उन्होंने इतनी प्रशंसा की शास्त्र की और यहाँ प्रस्तुत किए गए विषयों की कि उनके अंदर विनम्रता का भाव आ गया। और वो विद्या नहीं है जिसके जानने के बाद हमें
एक अलग प्रकार का अभिमान आ जाए। स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन विद्या ददाति विनयम। तो संपूर्ण सूर्य आदि ग्रहों के काल इत्यादि को जानते हुए, क्योंकि ये काल क्यों जानना, ज्योतिष को सिद्धांत संहिता हो रहा त्रिस्कंध के रूप में जानते हैं। तो सिद्धांत में ये जो काल है वहीं से सिद्धांत प्रारंभ होता है, क्योंकि भास्कर ने पहले ही लिखा तृतीयादि प्रलयांत काल कलन मान प्रभेद क्रमात्। अर्थात क्या क्या सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत हम जान सकते हैं, कहा वह त्रुटि अर्थात काल गणना की प्रारंभक बिंदु। और क्या जानना है उसमें, कहा उसमें प्रारंभ त्रुटि से लेकर प्रलय तक की गणना करना, विभिन्न प्रकार के मानों के आधार पर गणना करना, कौन से मान का प्रयोग कहाँ करें, और आकाशस्थ जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोल में ग्रहों की स्थिति गति और उनकी व्यवस्था, इनको जानना। और इनको जानने के लिए आज भी सभी डिम घोष करते हैं कि गणित विज्ञान की जननी है। तो कहा ऐसे गणित, क्योंकि ज्योतिष को गणित शास्त्र भी कहा, द्विविध गणितम अर्थात व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित, इन दोनों गणितों के बारे में और उनके प्रभेद, चाहे वो चलन कलन हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ऐसे जितने विस्तार हैं, स्टैटिक्स डायनेमिक्स इत्यादि सभी गणितों को जानने के बाद ही हम उन ग्रहचार को समझ सकते हैं। और क्या भूत इस पृथ्वी से लेकर सारे ग्रहों की कक्षाओं की स्थिति क्यों जान के, हम कक्षाओं को जान के क्या करेंगे, तो कहा नहीं, सिद्धांत के बाद संविदा, संविदा के बाद हो रहा, हमारा लक्ष्य हो रहा तक जाता है। तो उन ग्रह कक्षाओं को जानना, और इन जानने में यदि सहायक है तो कहा वह प्रकृति सहायक है। आचार्यों ने शरीर को ही यंत्र माना और रही सही कसर पूरी कर दी, प्रस्तर यंत्र बनाया। ऐसे यंत्र कहीं भी शंकु स्थापित करके कालगणना कर लेना, कहीं भी एक पत्थरों को खड़ा करके ग्रहों की स्थिति क्रांति इत्यादि को जान लेना, ऐसे विचित्र शास्त्र और सारे के सारे गणितीय आधार पर हैं। हम इसको पूर्ण केवल विज्ञान ही नहीं, महाविज्ञान कहते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत आज भी यथावत हैं, कल भी यथावत रहेंगे। इनकी व्याख्याएं काल धर्म के आधार पर बदलती रहेंगी। आप सभी ने काल गणना में पंचांग, इतना ही नहीं, यह शास्त्र पढ़ने मात्र से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इनसे एक अलग आध्यात्म पुण्य भी प्राप्त होता है। जैसे आपने सुना होगा पंचांग में कि तिथश्च श्रियम आपनोति, वाराद आयुष्य वर्धनम, नक्षत्राधरते पापम, योगाद रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांगम फलमुच्यते। कहा ये 5 प्रकार के अगर काल आप जान गए तो आपकी कार्य सिद्धि, पुण्य सिद्धि सब होना संभव ही है। और यदि हम और विस्तार में जाते हैं तो सिद्धांत के ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि सिद्धांत में जो यंत्रों में जैसे धूप गिट्टी आदि यंत्र हैं उनकी सहायता तो हम लेते ही हैं। सूर्यादि ग्रह भ्रमण और इनके खगोलीय ज्ञान को, क्योंकि यदि हम आजकल कहते हैं कि भाई आकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से आया, भास्कर ने बहुत पहले लिखा है, यथोष्णतारका नलयोश्च शीतता विदोदिते कठिनतमस्मने आकर्षते महीतयाय। कहा ये आकर्षण का सिद्धांत तो ऐसे ही आता है। अर्थात ये भास्कर ने भी, कुछ लोग आचार्य तो कहते हैं कि न्यूटन जो था ना वह आचार्य कमलाकर भट्ट का शिष्य था, क्योंकि कमलाकर भट्ट ने सिद्धांत तत्व विवेक 400 साल 500 साल पहले लिखा, नूतन नाम शिष्यस्य। तो मेरा मानना है कि संपूर्ण जगत के विज्ञानों का जो मूल है वह भारतीय ज्योतिष में, भारतीय खगोल विज्ञान में, भारतीय काल विज्ञान में, भारतीय गणना विज्ञान में समाहित है। इसलिए ये अच्छा लगा कि इसमें नवीन विषयों के जिज्ञासु छात्र जुड़े, उनको इन विषयों के प्रति एक आकर्षण और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न मात्र करने के लिए यह मासात्मक यज्ञ था। आपने 1 मास का व्रत लिया और यह मास 30 दिन का पूर्ण होते होते आप उसके प्रबल जिज्ञासु बन गए।
जब ये जानने के बाद आचार्य इन सारी गणनाओं को करने के बाद तब संहिता शास्त्र में प्रवेश करता है, जहां ग्रहचार, वास्तु विज्ञान, दकारगल, वृक्षायुर्वेद, भूकंप, वर्षा, जो भी मनुष्य के जीवन में उपयोगी जितने विषय हैं, चाहे वो स्वप्न, स्वन, शकुन, अर्घकांड, पशुओं के बारे में, ये संपूर्ण विषय संहिता शास्त्र के अंतर्गत आए। इन सब का आधार काल गणना है। और जो मूल लक्ष्य था हमारा जातक हो रहा, वह हमारे, चूंकि आज समाप्ति की ओर है इसलिए आप लोगों का 10 मिनट जाएगा, ध्यान रखिएगा। काल गणना करते करते घड़ी की तरफ आज देखने का अवसर नहीं है, क्योंकि यह पूर्णाहुति है। तो मेरा मानना है आपको थोड़े और बिंदु देता हूं जिस पर आप चिंतन करेंगे। वास्तव जिसको हम होरा जातक में कुंडली कहते हैं, वह तनु धन सहज सुहृत सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्माय, ऐसे जो 12 भाव हैं, यह आकाश का मानचित्र, उस भूभाग का देश और उस समय का काल, इन तीनों का एक समुच्चय है। और उस समुच्चय का अध्ययन करने के लिए काल महत्वपूर्ण कड़ी है। क्यों? बहुत से आधुनिक खगोल शास्त्री भास्कर के सिद्धांत को तो ले लेते हैं, लेकिन ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है जातक, उसके लिए कहते नहीं है, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। अरे भास्कर जैसा गणक भी यदि अपने ग्रंथ में कहता है कि यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटै स्फुटैरे फलस्फुटत्वम्, अर्थात उनके काल में भी कहा ये सब जानना मनुष्य के पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, जीवन की उत्कर्ष, ये सब प्राप्ति के कारण ही करना है। आधुनिक विज्ञान के छात्रों को जो यहाँ जुड़े हुए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सूर्य सिद्धांत का विज्ञान भाष्य पढ़िए। विज्ञान भाष्य पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सूर्य सिद्धांत जैसा एक प्राचीन ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्युत्पत्ति से कितना प्रगल्भ है। आज के मुख्य वक्ता ने नवीन खगोलीय शास्त्रों के विविध विषयों का उल्लेख किया। मेरा मानना है हमें उन्हीं कड़ी को, एक ब्रिज को, उनके संबंधों को जोड़ने का एक कार्य युवा और छात्र, शोध छात्र, विद्वानों के साथ मिलकर इस प्रकार के अलग अलग मंचों पर हम आयोजित करें और आप सबका सहयोग प्राप्त हो, ऐसा मेरा मानना है। मराठी जी ने कहा कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि कुछ नए कार्यक्रमों की उद्घोषणा और कुछ नए संकेत प्राप्त हो, तो आप इस ग्रुप में बने रहे। मेरा मानना है कि ग्रंथ पारायण जैसा गोल परिभाषा या सूर्य सिद्धांत या वेद यंत्रों का परिचय, ऐसे पाठ्यक्रम को हम लेकर आएंगे यथाशीघ्र जीवन के लिए। जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो अभी वास्तु संबंधी एक नया पाठ्यक्रम वैल्यू एडेड कोर्स यथाशीघ्र अप्रैल में ही प्रारंभ होने वाला है। वेदांग ज्योतिष विभाग कविकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से यथाशीघ्र यह आपको उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। आप अवश्य जुड़िए। आपसे एक आह्वान है कि हम 4 अप्रैल को नव संवत्सरारंभ एक वैज्ञानिक चिंतन, इस विषय पर एक बहुत बड़े विद्वान का व्याख्यान आयोजित किया है। उसके लिंक भी हम आपके ग्रुप पर डालेंगे। आप उसमें भी, क्योंकि वह काल से संबद्ध है, नव संवत्सरारंभ कैसे हो, उसका एक वैज्ञानिक कारण क्या है, खगोलीय कारण क्या है, हमारे जीवन का क्या कारण है, ऐसे तो हम आपकी शुभकामनाएं नव संवत्सर की उस व्याख्यान से प्रारंभ करेंगे कि आप उससे लाभान्वित हों। पुनः मैं इस कार्यक्रम के, इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के राष्ट्र यज्ञ में जिन लोगों ने आहुतियां दी, ऐसे आचार्य दिनकर मराठे जी, आचार्य प्रसाद गोखले जी, श्री प्रणव मुले जी, डॉक्टर आशीष जे, रजत गौतम, अनुज शर्मा, अंबालिका, कल्याणी और राजसी, और आज के संचालक महोदय जिन्होंने नेपथ्य से कार्य किया और आज प्रत्यक्षतः संचालन कर रहे हैं, ऐसे आशीष आठले जी, आप सभी के ऊर्जा में यह सूर्य, यह ज्ञान और ऊर्जा भरे और आप इसी तीव्रता से और आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहाँ आप विश्राम करें,
काच प्रसाद रहा बलवाना। अभी तो आप एक एक छोटे छोटे हनुमान हैं। और जैसा मैंने कहा युवा ज्योतिषी, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आशीष जी ज्योतिष के न होते हुए अब ज्योतिषी हो गए। अगर 30 दिन में भी ज्योतिषी हमने बना दिया तो मेरा मानना है ज्योतिष के प्रति आकर्षण और जिज्ञासा प्रारंभ कर देना ही हमारे लिए एक सार्थकता का है। ऐसे बहुत से होंगे, कुछ लोग भाग्यशाली होंगे जो युवावस्था में आ गए, कुछ लोग अति भाग्यशाली होंगे जो वृद्धावस्था में आए, क्योंकि ज्ञान और कर्म ये जन्म जन्मांतर तक रहता है। तो जो अभी ज्ञान अर्जन कर रहा है वो अगले जन्म में जन्म लेते ही इस ज्ञान में आ जाएगा। मैं पुनः गोपटे जोगलेकर महाविद्यालय रत्नागिरी और पीवी काणे अध्ययन केंद्र रत्नागिरी के इन दोनों केंद्रों को और उनके प्राचार्य, उनके संचालक और उनकी चमू, उनकी जो टीम है, क्योंकि बिना सेना के युद्ध नहीं होता। और ये युद्ध किसका है? अज्ञानता के प्रति ज्ञान प्रकाश फैलाने का। इसके लिए अनेकों महारथी, भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट चाहिए। तो कुछ इसमें भट्ट भी तैयार हुए, कुछ महाभट्ट भी हुए और कुछ सुभट्ट भी हैं। ऐसे चमू से युक्त जो ये सेना है रत्नागिरी में रत्नवत यशस्वी होकर के चमत्कृत होता रहे। हमारा जहां कहीं भी आप सभी को यथा योग्य ऐसा लगे कि इनकी आवश्यकता है, आप आदेश करिए। विश्वविद्यालय इसी कर्म के लिए और इसी के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है। बस यही कर्म करना है कि अपनी गौरवमयी परंपरा को पुनर्स्थापित करना है। आधुनिक विषय के विद्वानों को इसमें जोड़ना है, उनको बताना है कि आप कैसी परंपरा के अधिकारी हैं और इससे वो गौरवान्वित होंगे। यही हमारा गुरु ऋण है, यही हमारा ऋषि ऋण है, यही हमारा पितृ ऋण है। हम तो बैंक का ऋण चुकाएं या न चुकाएं, लेकिन ये ऋण तो हमें चुकाना ही चुकाना है। आज के मुख्य अतिथि ने आधुनिक विषय के आधार पर काल गणना के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सम्मुख रखा। आप इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ यह ज्ञान यज्ञ आपको विनम्र और श्रद्धावान और निष्ठावान बनाए, इसकी कामना करता हूं। और 9 संवत्सर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम। महोदय भूरिशः धन्यवादाः। भवतः मार्गदर्शनेन वयम् अग्रेपि एवमेव अभ्यासक्रमाणाम् आयोजनं निश्चयेन कुर्मः इति भावयामि। अस्माभिः 5 परीक्षाः स्वीकृताः अभ्यासक्रम काले। तदा ये उत्तमगुणान् प्राप्तवन्तः तेषां नामोच्चारणं तावदत्र इदानीं क्रियते। प्रथमक्रमाङ्कः अस्ति, तत्र आहत्य 75 गुणानां परीक्षा आहत्य जाता। तत्र 74 अङ्कान् प्राप्तवान् अस्ति श्रीमान् निनाद सुरेश साठे महोदयः। एवञ्च तत्र द्वितीयक्रमाङ्के 4 प्रतिभागिनः सन्ति वस्तुतः। शरयू प्रफुल्लचंद्र, अंजलि नजारे, कल्याण कृष्णन शंकर, विकास सारस्वत एते 4 73 अंकान् प्राप्तवन्तः, गुणाङ्कान् प्राप्तवन्तः। एवञ्च अस्माकं व्याकरणविभागस्य प्राध्यापकः एव श्रीमान् कार्तिक भागवत महोदयः 72 अंकान् प्राप्तवान् अस्ति। तेषां सर्वेषाम् अत्र विशेषतया अभिनन्दनं। सर्वेषाम् अत्र प्रतिभागिता प्रमाणपत्रं श्रेण्या सह लिखितम् अग्रिम 7 दिनेषु विपत्र माध्यमेन, ईमेल माध्यमेन सर्वेषां कृते प्रेष्यते। सर्वेषामपि हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अन्तिमघट्टे अस्य कार्यक्रमस्य धन्यवादसमर्पणार्थम् अहं निवेदयामि डॉक्टर कल्पना अट्ले महोदयां। धन्यवादाः। नमो नमः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मान्यवरेभ्यः विद्वद्भ्यः मदीयाः प्रणामाः समर्प्यन्ते। अद्य वयम् अन्तिमघट्टे स्मः। यथा आशिषः उक्तवान्, कृतज्ञतार्पणं प्रस्तूयते।
कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरी उपकेन्द्रस्य प्रारम्भः 5 मासात् पूर्वमेव अत्र अभवत्। नैके उपक्रमाः अत्र सम्पन्नाः, किन्तु एषः प्रायः अहं चिन्तयामि प्रथमः एव शैक्षिक उपक्रमः, एकेडेमिक् प्रोग्राम् इति प्रथमः एव अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अत्युत्तमः कार्यक्रमः एषः सञ्जातः। ज्ञानवर्धकः अभ्यासक्रमः आसीत् एव, किन्तु जिज्ञासामूलकः अपि एषः अभ्यासक्रमः आसीत् इति नैकैः अत्र उक्तं लिखितमपि। तर्हि इसके अनुसार ये जो अभ्यासक्रम पूर्ण हो रहा है, तो मुझे उद्घाटन कार्यक्रम की भी याद आ रही है। उस कार्यक्रम में तिरुपति विश्वविद्यालय के कुलगुरु राधाकांत ठाकुर महोदय ने इसके बारे में जो भाषण दिया था वो मुझे आज भी याद है। तो ऐसे उत्कृष्टता से शुरू हुआ यह कार्यक्रम उत्कृष्टता का सूत्र लेकर ही समाप्त हो रहा है, संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अद्यतन कार्यक्रमस्य कृते मान्याः कुलगुरवः मधुसूदन पेन्ना महोदयः यद्यपि प्रत्यक्षरूपेण उपस्थिताः न आसन्, तथापि महोदयस्य मार्गदर्शनं सदैव आसीत्। उद्घाटनकार्यक्रमे महोदयः आसीदेव। महोदयस्य यद् मार्गदर्शनं लब्धं तदर्थं महोदयाय अहं धन्यवादान् समर्पयामि। इस कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि थे डॉक्टर किशोर सुक्तणकर, हमारे ही कॉलेज के प्राध्यापक, प्राचार्य और अब मुंबई विश्वविद्यालय के यहाँ जो उपकेंद्र है उसके संचालक है अभी वो, लेकिन वो फिजिक्स के प्राध्यापक होते हुए उन्होंने आज आधुनिक विज्ञान से यह विषय जोड़ा और उसके बारे में जो विवेचन किया, उसके लिए मैं सुक्तणकर सर को धन्यवाद देती हूँ। सर, आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। शायद सेपरेट एक लेक्चर इस पर होना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार और ये जो भारतीय कालगणना है उनके दोनों को जोड़कर शायद और भी आगे हम सर से सुन सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे, अभी हमने उनका भाषण सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुविध भूमिकां महोदयः ऊढवान् इति अहं चिन्तयामि। जैसे कि पहले उद्घाटन कार्यक्रम में आपने विषय का उपस्थापन किया, आज भी आपने आपका अध्यक्षीय मार्गदर्शन दिया और बीच बीच में सभी लेक्चर्स को मैं नहीं थी, लेकिन जब आपके विद्यार्थी भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो आप वो कहते थे कि हमने अभी कहा है, अब जो शेष है वो पांडेय सर कहेंगे। तो आप उसमें भी आपके जो विचार है, परामर्श है, वो देते थे। तो ऐसी, और ये अभ्यासक्रम निर्माण करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके मार्गदर्शन में और मराठे सर के मार्गदर्शन में ही यह अभ्यासक्रम बना है। तो बहुविध भूमिका आपने जो निभाई है सर, मैं आपको Recording in progress. हार्दम धन्यवादम अहम वितरामि। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य कुलकर्णी सर, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया इस कार्यक्रम में। ये जो हमारा MOU भी होने वाला था, ये कार्यक्रम होने के पहले, ये जो अभ्यासक्रम है शुरू होने से पहले ही हमारा विचार था, यद्यपि वो दिन बाद का है, लेकिन हम शुरू से ही हम एकत्र काम कर रहे थे। तो प्राचार्य महोदय ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। ये अभ्यासक्रम निश्चित करना, निर्णय लेना इस अभ्यासक्रम के बारे में, उसका प्रारूप बनाना, और जो भी हमने तय किया था कि इसके ऐसे नियम होंगे, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होंगे, इसका प्रारंभ कैसे होगा, अंत कैसा होगा, ये सब जो भी डिज़ाइन किया है उसमें अहम हिस्सा डॉक्टर दिनकर मराठे सर का है, जो इस रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक है। तो उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उनके ही कारण ये अभ्यासक्रम एक ऊंचाई पर पहुँचा है, ऐसे मुझे लगता है। यानी जैसे हम कहेंगे कि एक्सेलेंट, अभी बहुत सहभागियों ने कहा है कि एक्सेलेंट प्रोग्राम हुआ,
तो एक्सलेंस की ये जो एक्सलेंस पर जो हम पहुँचे हैं, तो उसमें डॉक्टर मराठे सर का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए भी मैं फिर से धन्यवाद कहती हूँ। इसमें जो शिक्षकों के रूप में काम किया है जिन्होंने, जैसे पांडेय सर स्वयं है, मराठे सर ने भी बहुत लेक्चर्स लिए हैं, गौतम सर है, डॉक्टर अंबालिका सेठिया, डॉक्टर आशीष जे, कल्याणी डहाड़े, राजश्री राजूरकर, प्रसाद गोखले, प्रणव मुळे और रत्नागिरी उपकेंद्र में ही काम कर रहे अनुज शर्मा, सभी ने जो व्याख्यान इसमें दिए वो निश्चित रूप से उत्तम ही रहे हैं। उनका योगदान तो इस कोर्स के लिए बहुत बड़ा है, तो उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद कहती हूँ। इसमें जो जैसे कहा दिनकर मराठे सर ने कहा कि टेक्निकल जो तंत्र सहाय्य है वो करने वाले एक टीम ही है, केवल एक नहीं होगा शायद, तो उनके सबके नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ये अच्छी तरह से संचालित हो और सभी छात्रों को उसके वीडियोस मिले और उसके लिए जो मटेरियल तैयार किया है वो मिले। तो इस सब के लिए जिन्होंने काम किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सूत्र संचालन इस संपूर्ण प्रोग्राम में आशीष आठवले, कश्मीरा दड़ी, अनुज शर्मा और कालिदास विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के कुछ शिक्षकों ने भी ये संचालन किया है प्रोग्राम के सभी लेक्चर्स में, तो उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रतिदिन मंगलाचरण करने वाले सभी पंडित, सभी विद्यार्थी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी किसी का नाम अज्ञातवा गलती से रह गया है तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जैसे ज्ञात अज्ञात ऐसे कहते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी कार्यक्रम होने वाले हैं, आगे भी अभ्यासक्रम होने वाले हैं, इसका सूचन मराठे सर ने भी किया है, पांडेय सर ने भी किया है, हमारे प्राचार्य जी ने भी किया है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आगे होंगे। सोत्साहानां नास्ति अशक्यम् इति अहं चिन्तयामि, तर्हि इति उक्त्वा अहम् आत्मनः व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः। अन्ये धन्यवादाः। शान्तिमन्त्रेण अयं कार्यक्रमः समाप्तिं गच्छति। ततः पूर्वम् अस्य अद्यतनसमापनसमारम्भार्थम् अत्र अन्येपि प्राध्यापकाः, संघाय प्रमुखाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तेषामपि धन्यवादान् वितनोमि। तत्र हरे कृष्ण अगस्ती महोदयाः, पराग जोशी महोदयाः, प्रसाद गोखले महोदयाः, कलापिनी अगस्ती महोदया, तथा च गोखले जोगेकर महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य प्राध्यापकः श्रीमान् जयन्त अभ्यङ्कर महोदयाः, एते सर्वेपि अत्र उपस्थाय अस्माकं कृते प्रेरणा दत्तवन्तः। तेषां सर्वेषामपि धन्यवादाः। शान्तिमन्त्रं तावत् पठामि, तेनैव अस्माकं कार्यक्रमः समाप्तिं गच्छति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। अध्यक्ष के अनुमति से इस मीटिंग को समाप्त किया जाए। Recording stopped. आचार्याः पाण्डेयं सन्ति चेत्, तेषाम् अनुमतिः अस्ति चेत् वयं समापयामः सभाम्। ते निर्गताः इति मन्ये, तर्हि शक्यते, स्थगयामि।